हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन टेंस पढ़ेंगे। और टेंस है जो हिंदी मीडियम में अपन पढ़ाएंगे। और हिंदी मीडियम में चाहे 5वीं का बालक हो, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 12वीं, तो यहाँ तक के आगे की क्लास के बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं। और इसको हम बिल्कुल सरल लैंग्वेज में आपको बताएंगे। और इसके साथ में हम उच्च श्रेणी के वाक्यों को जोड़ेंगे, जटिल वाक्यों को भी जोड़ना सिखाएंगे, ताकि आपको आगे की कक्षाओं के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये लाभदायक होंगे। तो हम बिल्कुल सरल भाषा से एक 0 लेवल से लेकर के और उच्च लेवल के लिए आपको हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, टेंस, ये आप सभी को पता होता है कि टेंस काल, समय, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। इस प्रकार से टेंस को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। बोलो, फर्स्ट को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस। सेकंड को क्या बोलेंगे? वेरी गुड। थर्ड को क्या बोलेंगे? हिंदी में लिखेंगे अपन तो इसको बोलेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल बोलेंगे इसको, जो वर्तमान में चल रहा है। और इसको बोलेंगे भूतकाल, जो बीत गया है, जो समय व्यतीत हो गया है, भूतकाल हो गया। और आने वाला समय है, वो है अपना भविष्य काल। इस प्रकार से टेंस को हमने 3 भागों में बांट दिया। टेंस के कितने भाग बताए अपन ने? 3, 1, 2 और 3। अब इसको भी 4 भागों में बांट दिया गया है। इसके भी 4 भाग हैं, 1, 2, 3, 4। इसके भी 4, 1, 2, 3, 4। इसके भी 4, 1, 2, 3, 4। सबके 4 भाग होते हैं। अब इसके 4 भागों में सबसे पहले भाग का नाम होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। दूसरे का नाम होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और तीसरे का नाम होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथे का नाम होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की स्पेलिंग को अच्छी तरीके से याद रखा करो। ये स्पेलिंग ज्यादा परेशान करती है कंटीन्यूअस की, CONTINUOUS, कंटीन्यूअस टेंस। इस प्रकार से हम प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांटते हैं। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। अब आगे के यदि आपको भाग बनाने हैं, जैसे पास्ट के 4 भाग बनाने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रेजेंट को छिपा लीजिए, प्रेजेंट की जगह पास्ट लिख दो, पास्ट लिख दो, शेष शब्दों को जो पर लिख दो। अब यहाँ पर प्रेजेंट की जगह अपन ने लिख दिया पास्ट, यहाँ भी लिख देंगे पास्ट, यहाँ भी लिख देंगे पास्ट, और यहाँ भी लिख देंगे पास्ट। अब इस तरीके से प्रेजेंट की जगह अपन ने पास्ट लिख दिया, शेष जो बचा है उसको यहाँ लिख दो। इसमें शेष बचा है उसको इसमें लिख दो, इसमें शेष बचा है उसको इसमें लिख दो, और इसमें शेष बचा है उसको इसमें लिख देते हैं। अब जैसे प्रेजेंट पे इसको छिपा लिया, प्रेजेंट की जगह पास्ट आ गया। अब अपने पास बचा क्या है? इंडेफिनेट। तो यहाँ क्या लिख देंगे बताओ? इंडेफिनेट टेंस। तो क्या बन जाएगा ये? बोल करके देखे तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस। अब देखो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट को छिपा लिया तो प्रेजेंट की जगह क्या हो गया? पास्ट। तो क्या बन जाएगा इससे? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। बिल्कुल इजी हो गया। इसी तरीके से प्रेजेंट के स्थान पर अपन को पास्ट बनाना है तो पास्ट लिख लो, और शेष बचा है उसको लिख लो।
परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। ये तीसरा टेंस। तीसरे वाले सारे परफेक्ट 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 कहलाएंगे। चौथे वाले सारे परफेक्ट कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस कहलाएंगे। अब चौथा वाला है तो प्रेजेंट परफेक्ट था तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस टेंस, ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। जब आपने प्रेजेंट बना दिया, पास्ट बना दिया, तो निश्चित है कि आप फ्यूचर को अच्छी तरीके से बना सकते हैं। देखिए फ्यूचर में पास्ट के स्थान पर क्या लिख देते हैं? फ्यूचर। बिल्कुल सिंपल है। इसकी जगह भी फ्यूचर, अरे फिर क्या लिख देंगे? फ्यूचर। और लास्ट में भी क्या लिख देंगे बच्चों? फ्यूचर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब फ्यूचर के आगे बताओ पहला कौन सा होता है? इंडेफिनिट। तो आप भी लिख दो ना, इंडेफिनिट। और टेंस का क्या लिख देंगे? टेंस। तो इस प्रकार से हम समय को इस तरीके से विभाजित करते हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस को फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस लिख देते हैं। उसके बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस है, उसी तरीके से आपका हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फिर आएगा आपका पास्ट परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस टेंस। ये इस तरीके से अगर हम लिख देते हैं तो ये टोटल इनकी संख्या हो जाती है 4। तो प्रेजेंट वाले कितने हो गए? 4। पास्ट वाले कितने हो गए? 4। 4 4 8 हो गए। अरे फ्यूचर वाले कितने हो गए? अगर टोटल करें तो कितने टेंस हो जाते हैं हमारे? 12 टेंस हो जाते हैं। 12 टेंस हो गए तो समझ लो 12 टेंस को आपको पढ़ना है और 12 टेंसों के ही नियम अपन को सीखना है। 12 टेंसों के नियम सीख गए तो समझ लो हम हिंदी से अंग्रेजी बनाना सीख गए। अब अपन देखते हैं एक दूसरे तरीके से अपन सीखे इसको। तो माना कि एक पिता होता है जिसका नाम क्या होता है? टेंस। अपनी एक देसी भाषा के रूप में समझाएं तो माना कि ये पिता है, पिता का नाम क्या है? टेंस। अब इस पिता के 3 संतान हुई। इस पिता के 3 संतान हुई। देखो पहली संतान जिसका नाम था प्रेजेंट, एक संतान का नाम क्या था? प्रेजेंट। अरे दूसरी का नाम क्या था? तीसरी का नाम क्या था? फ्यूचर था। 3 संतान हुई। अब वहां क्या था? एक रिवाज था कि जिस संतान, जो भी संतान है उसके साथ अपने पिता का नाम लगता है। इस संतान के साथ इसके पिता का नाम क्या है? टेंस। तो पिता को, टेंस को क्या माना था अपन ने? पिता। पिता के क्या हो गए? 3 बेटे या 3 पुत्र हो गए। ये भी पुत्र है और माना कि ये भी पुत्र है और माना कि ये भी पुत्र है। इन तीनों पुत्र हैं। पहले का नाम है प्रेजेंट, इसका नाम है प्रेजेंट। अरे दूसरे का नाम है पास्ट और तीसरे का नाम क्या है बच्चों? फ्यूचर। वेरी गुड। तीसरे का नाम क्या है? फ्यूचर। बहुत अच्छा। अब ये 3 बेटे हैं, इन बेटों के साथ में ये इनके पिता का नाम भी जुड़ा हुआ है कि नहीं? पिता का नाम, जैसे अपन अभी क्लास के अंदर रजिस्टर में नाम लिखवाते हैं तो पिता का नाम भी आ जाता है। अब इसके पिता का नाम भी टेंस और इसके पिता का नाम भी क्या होता है? टेंस। अब एक पिता की 3 संतान। अब इस एक एक संतान के 4-4 पुत्र होते हैं। अब इसने क्या करा कि अपनी संतान का नाम इसने भी इंडेफिनिट रख लिया। माना कि क्या रख लिया इसने भी? अरे इसके भी एक संतान हुई, इसने भी अपना नाम क्या रख लिया? और इसने भी अपनी संतान का नाम, ठीक है। तब चक्कर में पड़ गए सभी कि यार इसके बेटे का नाम भी इंडेफिनिट और इसके बेटे का नाम भी और इसके बेटे के नाम भी इंडेफिनिट है। इनको पहचानेंगे कैसे? ये थोड़ी सी समस्या हो गई। तो वहां क्या था कि उनके पूर्वजों का नाम तो साथ में चलता ही था। अब इनके पूर्वज ये कौन है? ये इनके दादा लगेंगे। ये टेंस है ना, टेंस इंडेफिनिट का क्या हो गया? दादा हो गया। देखो यहां से लगा हुआ, यहां से इनके पिता के नाम के टेंस लग गया और टेंस इनके बेटे के नाम के भी लग गया।
तो इनके पूर्वजों के नाम है टेंस, ये भी इसके पूर्वजों के नाम, ये भी पूर्वजों का नाम और ये भी पूर्वजों का नाम। जब इसने इंडेफिनिट रख लिया, इसने भी इंडेफिनिट, इसने भी इंडेफिनिट, सब चक्कर में पड़ गए, पहचानेंगे कैसे इनको? तो फिर सबने कंफर्म किया कि भाई ऐसे करो, सबको अपने अपने पिता का नाम साथ में लगा दो। इसने अपने पिता का नाम साथ में लगा दिया प्रेजेंट, इसने अपने पिता का नाम साथ में लगा दिया पास्ट, और इसने अपने पिता का नाम क्या लगा दिया साथ में? कौन सा? फ्यूचर। तब पहचान गए कि भाई ये तो पास्ट का बेटा है, ये फ्यूचर का बेटा है, और ये किसका है? प्रेजेंट का बेटा है। ठीक है? नहीं तो देखो इसने भी कंटिन्यूअस रख लिया, सेम मिल रहा है, यहाँ भी इसने कंटिन्यूअस रख लिया था और इसने भी कंटिन्यूअस रख लिया था, सब सेम कॉपी कर ली इसने। जैसे चाइनीज लोगों को देखते हैं ऐसा दिखाई देता है, सेम कॉपी, भगवान ने एक ही कॉपी कर दी है। ठीक, ये भी चाइनीज थे, सबकी कॉपी एक हो गई, इसकी कॉपी एक, ये सेम नाम हो गए सबके, देखो सेम नाम है, इसका भी सेम नाम है, अरे भैया इसका भी सेम नाम है, देखो, और इसके भी क्या होता है? सेम नाम है। लेकिन इन्होंने डिसीजन ये निकाला कि ऐसे करो, ऐसे सेम नामों से तो पहचानेंगे नहीं, तो क्या करेंगे? अपने पिता के नाम को साथ में रख लो, हम इनको तुरंत पहचान जाएंगे। तो सबने अपने अपने पिता का नाम पास में लगा दिया, इनके पास में रख लिया और इनको सब पहचानने लगे। ठीक है? तो इस तरीके से इनका अपन क्या करते हैं? विभाजन करते हैं। विभाजन कर लिया, 4 4 8 और 4 12, 12 टेंस पढ़ेंगे। अब इनको आप नोट डाउन कर लें, इसके बाद में अपन बढ़ते हैं आगे। अब इसको आगे बढ़ाते हैं अपन। ये इसका वर्गीकरण हो गया। अब वर्गीकरण के बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। अब इस तरीके से इनको सोल्व करना है। देखिए ये आपका वर्गीकरण हो गया। इसमें अब अपन को क्या करना है? सेंटेंस बनाने हैं। सेंटेंस बनाने, क्या बनाने हैं बताओ? सेंटेंस। बस सेंटेंस ही तो बनाने हैं। और सेंटेंस क्या होते हैं? वाक्य। वाक्य क्या करेंगे अपन? पहले हिंदी लिखेंगे और हिंदी से फिर क्या बनाएंगे अपन? अंग्रेजी बनाएंगे। बस ये काम अपन को सीखना है। अब चाहे हिंदी हो या अंग्रेजी हो, अपन को वाक्य के अंदर 3 चीज चाहिए। एक तो चाहिए अपन को सब्जेक्ट। हर सेंटेंस के अंदर जैसे अपन को सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है बताओ? कर्ता। वाक्य के अंदर एक तो कर्ता जरूरत होती है। दूसरा क्या चाहिए अपन को? क्रिया। और जिसको अपन बोलते हैं वर्ब। और तीसरी चीज की जरूरत पड़ती है वो है अपना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्म। इन चीजों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अपन को चाहिए अगर कोई अदर वर्ड हो का मतलब अदर, डब्ल्यू का मतलब वर्ड, अन्य शब्द। अब अन्य शब्द में क्या क्या हो सकते हैं? अन्य शब्द के अंदर कोई सा भी एडवर्ब हो सकता है। एडवर्ब हो सकता है। क्रिया विशेषण, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों? क्रिया विशेषण हो सकता है। इतनी चीजों के अपन को क्या कर सकते हैं? आवश्यकता पड़ सकती है। तो वाक्य की रचना करने के लिए कर्ता चाहिए, क्रिया चाहिए, कर्म चाहिए, अदर वर्ड भी आ सकते हैं, ये भी चाहिए। इसके अलावा क्लोज का भी उपयोग कर सकते हैं। क्लोज से भी वाक्य को जोड़ सकते हैं, बड़े बड़े वाक्य बना सकते हैं। आप सबसे पहले सिंपल सेंटेंस सीखेंगे, उसके बाद में अपन बड़ा वाक्य बनाना सीखेंगे। आप देखो बेटे, वाक्य के अंदर जब कर्ता है, अपन छोटी छोटी बातों को सबसे पहले पहचानेंगे कि वाक्य का कर्ता होता है। कर्ता में क्या क्या चीज हो सकते हैं? देखो, कर्ता होता कौन है? किसी कार्य को करने वाला। जैसे मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ, टीचिंग करवा रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने वाला कौन है? मैं हूँ। कौन है? कौन है? कौन का जो जवाब है वो क्या होता है? सब्जेक्ट। कौन, कौन का जो जवाब होता है, क्रिया से प्रश्न करो, कौन, किसने, तो उसका उत्तर हमेशा कर्ता आता है। ठीक है? तो कर्ता में क्या क्या हो सकते हैं? अरे कर्ता में या तो हो सकता है नाउन, या कर्ता में क्या हो सकता है बताओ? प्रोनाउन।
कहने का मतलब कर्ता में क्या हो सकता है, संज्ञा भी हो सकता है, या कर्ता के अंदर क्या आ सकता है बच्चों, सर्वनाम भी आ सकता है। जैसे मैं आपको पढ़ाने का कार्य कर रहा हूं, तो मैं कोई व्यक्ति हूं, तो मैं क्या हूं, एक संज्ञा हूं, ठीक है। अब संज्ञा होता कौन सा है, जैसे जिसको नेमिंग दे दिया जाता है, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। जैसे कि संज्ञा किसी भी वस्तु, जैसे इसको नाम मार्कर दे दिया मैंने, ठीक है, संज्ञा। जैसे कोई स्थान है, वस्तु है, जगह है, प्राणी है, जैसे वायु है, ये भी क्या है, एक संज्ञा है, जिसकी दिमाग के अंदर इमेज बन जाती है, दैट इज नाउन। वो सब क्या कहलाती है, नाउन कहलाती है। किसी की भी इमेज बन सकती है, जैसे भूत है उसके भी इमेज बन जाती है, जादूगरनी, जादूगर है, परी है, जैसे गॉड है, तो ये सब क्या है, इमेज, एक छवि बन जाती है अपने दिमाग के अंदर, तो अपन जान जाते हैं कि ये तो क्या है भाई, संज्ञा है, ठीक है। तो कहने का मतलब जो आंखों से दिखाई देती है अपन को, सब नाउन, ठीक है। अब उस संज्ञा के अंदर कौन हो सकता है, कर्ता हो सकता है। कर्ता में क्या हो सकता है, संज्ञा हो सकती है। कर्ता के अंदर क्या हो सकता है, सर्वनाम। अब सर्वनाम कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए, सर्वनाम हो सकता है, जैसे संज्ञा के बदले में काम आता है ना, विच वर्ड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, किसके बदले में काम में लिया जाता है, नाउन के बदले में काम लिया जाता है, रखा जाता है। जैसे ही है, ही का मतलब क्या होता है, वह, या क्या होता है, उसने। आप जैसे सी है, ये किसके लिए आता है, ही पहले बताओ, पुरुष के लिए आता है। तो कर्ता में ये भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। सी माने क्या होता है बताओ बच्चों, वह, या क्या हो सकता है बताओ, उसने। अरे ये बता दो, ये स्त्री के लिए आता है या पुरुष के लिए आता है, स्त्री के लिए। वेरी गुड, इंटेलिजेंट हो। इट भी आ सकता है, इट का मतलब ये है, होता है निर्जीव वस्तु, जानवर के लिए लगाते हैं इसको। और नेम, ही सी इट नेम, नेम का मतलब ये संज्ञा बन गई, ये तो संज्ञा है भाई, नेम संज्ञा है, किसी का नाम भी आ सकता है। नेम का मतलब क्या होता है, नाम, जैसे मोहन, सोन इत्यादि। इट नेम, और सिंगुलर नंबर अर्थात हिंदी में लिख लो एक वचन। एक वचन जो भी होता है वो इसके अंतर्गत आता है। इसको दो टुकड़े में अपन ने बांट दिया, एक टुकड़ा ये हो गया, दूसरा टुकड़ा अपने सब्जेक्ट को याद करने के लिए प्रोनाउन वाला ये हो जाएगा आई, वी, यू, दे, और क्या लिखेंगे लास्ट में, बहुवचन। अरे भैया, आई का मतलब क्या होता है बताओ, मैं, या बेटा मैंने। वी का मतलब बताओ बेटा, हम, या क्या हो जाएगा, हमने। यू का मतलब क्या हो जाएगा, तुम, तू, आप, तुमने, ठीक है। ये दे माने क्या होता है, वे, उन्होंने। और बहुवचन शब्द कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने लिखा गर्ल्स, बॉयज, ये कोई भी हो सकते हैं, टेबल्स, तो कोई भी हो सकता है। इसमें एक वचन में क्या क्या हो सकते हैं, जैसे ए गर्ल, एक लड़की, ए बॉय, ए काऊ, एक वचन होना चाहिए बस। इस तरीके से हम कर्ता को पहचान सकते हैं। कर्ता की बात आए, आपको तो इतना याद रखना है, ही, सी, इट, नेम एक वचन, आई, वी, यू, दे बहुवचन। बताओ कैसे याद रखेंगे, ही, सी, इट, नेम एक वचन। मेरे साथ बोलेंगे आप भी, आई, वी, यू, दे बहुवचन। बोल के बताओ वापिस, ही, सी, इट, नेम एक वचन, आई, वी, यू, दे बहुवचन। इस तरीके से आपको इन सब्जेक्ट को लिखना है, नोट डाउन करना है। हाँ भाई, अब सभी ने लिख लिया, ये लिख लिया होगा सभी ने। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए, सब्जेक्ट मैंने क्लियर करवा दिया, सब्जेक्ट आपका क्लियर हो गया। बात सब्जेक्ट की कहीं भी आ जाए, ये सूत्र में फॉर्मूला आएंगे आपको आगे, और फॉर्मूला में एक शब्द आएगा आपके पास, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आएगा। अरे सब्जेक्ट आते ही आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि ही, सीट, नेम एक वचन, आई, वी, यू, दे बहुवचन। सब्जेक्ट आते ही फॉर्मूले में लगेगा,
फॉर्मूले में आएगा, सूत्र लगेगा, सूत्र लिखूंगा और सूत्र में ऐसा लिखा हुआ आएगा आपको सब्जेक्ट कि पहले सब्जेक्ट लगाना है फिर वर्ब लगानी है, ऐसे लिखे भी आएंगे। तो आपको सब्जेक्ट आते ही ये तुरंत दिमाग के अंदर इमेज बन जानी चाहिए कि सर ने सब्जेक्ट में इतनी चीजें लिखाई थी, यही अपन को याद करनी है। अब नंबर आता है क्रिया। नंबर किसका आता है बताओ? क्रिया। अब क्रिया क्या होती है? कर्ता के द्वारा किया गया कार्य। कर्ता ये जितने भी थे ना, कर्ता में क्या क्या था बताओ? नाउन और प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन इनके द्वारा किया गया कार्य ये क्या कहलाता है? क्रिया। कर्ता के द्वारा, कर्ता के द्वारा क्या किया गया? किया गया बताओ क्या होता है? कार्य। वो क्या कहलाता है बताओ? क्रिया कहलाती है। अब अंग्रेजी में मुख्य रूप से, वैसे तो कई रूप है इसके, 5 हैं, लेकिन अपन को मुख्य रूप से इनके 3 प्रकार पढ़ने हैं क्रिया की। क्रिया की 3 फॉर्म पढ़नी है। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की कौन सी फॉर्म बच्चों? सेकंड। और क्रिया की कौन सी फॉर्म है? ये क्रिया में तो आपको इतना याद करना है, क्रिया लिख लेना है। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की सेकंड फॉर्म और क्रिया की थर्ड फॉर्म, इनको आपको याद करना है। अब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म जिसको अच्छी याद आती है, अच्छी याद है, वो वाक्य को अच्छी तरीके से बना सकता है, और जिसको क्रिया याद नहीं है उसको दिक्कत आएगी थोड़ी सी। इसलिए आप अभी से ज्यादा क्रिया लिख करके याद करें। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हर टेंस में अलग अलग होती हैं। किसी में फर्स्ट फॉर्म काम में आती है, किसी में कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म काम में आती है, और किसी किसी टेंस में थर्ड फॉर्म काम में आती है। तो ये आपको क्या करना है? याद करना है। वैसे आईएनजी वाली फॉर्म भी होती है, इंफिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है, लेकिन उनको याद नहीं करना है। आप तो मुख्य रूप से 3 फॉर्म याद कर लीजिए। ये आपकी क्रिया हो गई। अब नंबर किसका आता है बच्चों? क्रिया भी क्लियर हो गई अपनी। अब बचा कौन है आपके पास? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का वाक्य में कैसे पता चलेगा? अरे सबका पता करने के लिए कर्ता का पता करेंगे। कर्ता का पता करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि वाक्य में कर्ता का पता करना है, प्रश्न करो क्रिया से। प्रश्न करेंगे क्रिया से, और क्रिया से प्रश्न क्या करेंगे? एक तो कौन या किसने। किसने, बस 2 प्रश्न कर दो। जो उत्तर आवे, जो उत्तर आवे वही कर्ता होता है। कर्ता होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे रमेश एक आम खाता है। आप देखिए बच्चों, यहां पर काम तो क्या हो रहा है बताओ? खाने का, खाता है। अब मैंने कहा था अपन को सब्जेक्ट ढूंढना है, तो सब्जेक्ट में प्रश्न क्या करेंगे? क्रिया से, कौन या किसने। अब क्रिया ये रही ना, खाने का काम हो रहा है तो वही क्रिया है। अब प्रश्न करो, कौन खाता है? कौन खाता है? तो खाता कौन है भैया? रमेश। तो सब्जेक्ट कौन हो गया इसमें? रमेश। बोलो, जाने के नहीं जाने, पहचाने के नहीं कर्ता को। इस तरीके से कर्ता का पता लग जाता है कि वाक्य में कर्ता कौन सा है, क्योंकि कर्ता कभी कंफ्यूज कर देता है वाक्य में। अब ये हो गया आपका कर्ता, ये हो गई आपकी क्रिया। अब हमको क्या चाहिए? कर्म। कहने का मतलब कर्ता जिसको अत्यधिक चाहता है, अत्यधिक चाहता है, अत्यधिक चाहता है, वो क्या कहलाता है बताओ? कर्म। वो क्या कहलाता है? अच्छा, रमेश यहाँ क्या चाहता है बताओ जरा? एक आम को खाना चाहता है। किसको चाह रहा है ये? आम को। तो ये क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर भी आपको पता नहीं चले कि साहब इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है। वाक्य में ऑब्जेक्ट का यदि आपको पता नहीं चले तो याद रखना, ऑब्जेक्ट के लिए क्रिया से प्रश्न करना है। क्रिया से प्रश्न करें। क्रिया से प्रश्न करें। क्या प्रश्न करें बताओ? किसे या क्या? किसे या
क्या जो उत्तर आवे, जो उत्तर आवे, जो उत्तर आवे वो क्या कहलाता है बताओ? ऑब्जेक्ट। ठीक है। आप जैसे क्रिया से प्रश्न कर लो, खाता है, क्या खाता है बताओ? क्या खाता है बताओ? क्या खाता है? एक आम। तो एक आम क्या कहलाएगा यहाँ पर? ऑब्जेक्ट। समझे बैठा कि नहीं बैठा? चलो तो मुझे बताओ, कर्ता से प्रश्न करने, कर्ता का पता करना है तो क्रिया से प्रश्न क्या करेंगे? कौन या किसने? अच्छा, वाक्य में हमको ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो बताओ क्रिया से क्या प्रश्न करेंगे? किसे या क्या? किसे या क्या प्रश्न कर लो, ऑब्जेक्ट आ जाए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। अगर ये उत्तर नहीं आता है तो समझ लीजिए फिर वो क्या है? अदर वर्ड है। फिर क्या है वो? अदर वर्ड है। अगर किसी का भी जवाब नहीं आ रहा, क्या का भी जवाब नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है? वो अदर वर्ड है। इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। हो सकता है वो क्रिया विशेषण हो। ठीक है, तो ये अपन वाक्य पढ़ेंगे तब अपन को पता चलेगा। तो इससे आप क्या कर लें, इसे भी आप नोट डाउन कर। हाँ, लिख लिया आप सभी ने। इसके बाद में आगे देखिए, अब ऑब्जेक्ट में भी मैं इसकी तरह बता देता हूं आपको कि सब्जेक्ट में क्या होते थे। जैसे ही, सी, इट, नेम एक वचन, और आई बोलो, आई, वी, यू, दे। वैसे ऑब्जेक्ट में भी आपको बता देता हूं कि ऑब्जेक्ट में क्या क्या हो सकते हैं। तो जरा ऑब्जेक्ट भी आप लिख लीजिए, मेरे साथ में लिख लें। यहाँ मैं लिखा रहा हूं, उनको आप लिख लेना कि ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या हो सकते हैं, वो भी आपको मैं बता रहा हूं। यहाँ पर लिखते हैं अपन ऑब्जेक्ट, यहाँ पर लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? कर्म होता है। अब ऑब्जेक्ट में क्या क्या हो सकते हैं वो मैं आपको अभी बता रहा हूं, ये सभी आप लिख लें। यहाँ पर देखिए, ऑब्जेक्ट के अंदर होते हैं जैसे मी। क्या होता है? मी। मी मानी क्या होता है बताओ? मुझे। मी मानी मुझे। या क्या होता है बच्चों बताओ जरा? मुझको। याद करना बेटा। अस, हमें। या क्या आ जाएगा बच्चों बताओ जरा? हमको। फिर बताओ बेटा, यू। यू मानी क्या होता है? तुम्हें या तुमको। अच्छा, अब ये बताओ them। them मानी बताओ बेटा? उन्हें। या क्या आ जाएगा? उनको। हिम। हिम मानी क्या आएगा? उसे। या ये किसकी जगह पे लिखना है? जब ऑब्जेक्ट सूत्र में ऑब्जेक्ट की बात आ जाए। क्यों? अब ऑब्जेक्ट लिखना है आपको। ऑब्जेक्ट लिखना है तो तुरंत आपको ये मिल जाएंगे, और क्रिया से प्रश्न कर लेना, अपना पता लग जाएगा कि उस वाक्य के अंदर ऑब्जेक्ट कौन सा है, उसी की अंग्रेजी बना देना आपको। ये मानी उसे या उसको, ये किसके लिए आता है? पुरुष, पुल्लिंग है। हर। हर मानी भी उससे, या क्या आ जाएगा बच्चों? उसको। ये क्या है बच्चों? स्त्रीलिंग के लिए आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से आपको ये वाक्य में ऐसे ऑब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। ये आप लिख लेना, और इनसे आपका वाक्य की रचना हो जाएगी। इनको याद कर लेना। ठीक है, इन्हें भी आप नोट डाउन कर लें। आप देखिए, इसके अंदर आपने लिख लिया होगा। अब एक शब्द होता है इट। ये निर्जीव वस्तु, जानवर को बताता है। ये इट मानी यह है, भी लिख सकते हो। ये कोई भी निर्जीव वस्तु है उसको बता सकता है कि क्या है, यह है। कोई भी चीज है, निर्जीव वस्तु का वर्णन करने के लिए इट, या जानवर को बताने के लिए इट का प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट में अगर हो तो। अब आप कहोगे साहब ये यू जो आपने बताया है सर, आपने यू तो सब्जेक्ट भी होता है, यू तो सब्जेक्ट भी होता है, और आपने यू क्या बता दिया? यू ऑब्जेक्ट भी बता दिया। हम तो कंफ्यूज हो गए। आप तो ऐसे कहोगे सर हम तो कंफ्यूज हो गए, यू तो सब्जेक्ट भी होता है और यू क्या होता है? ऑब्जेक्ट भी। क्योंकि मैंने बोला था आई वी यू दे बहुवचन, ऐसे बोला था ना। तो यू तो क्या है? कर्ता भी है,
अरे यू क्या है, ऑब्जेक्ट भी है। हमको पता कैसे चलेगा कि यू करता है या ऑब्जेक्ट है। ध्यान रखो, यदि 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 यू मुख्य क्रिया के बाद मुख्य क्रिया के बाद यूज करते हैं या प्रयोग करते हैं, यूज करते लिख लो, तो वह ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है। यदि यू का प्रयोग मुख्य क्रिया के पहले करते हैं, मुख्य क्रिया के पहले करते हैं तो यू सब्जेक्ट कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। इस बात को भी आप क्या कर लें, साथ में ही नोट डाउन कर लें। बस अब आपने सभी ने ये इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, टेंस की ओर जाते हैं अपन। ये आपको बिल्कुल लर्न करना है, ज्यादा से ज्यादा बार बार रिवाइज करना है आपको, अपने स्वतः ही याद हो जाते हैं। ज्यादा कठिन लैंग्वेज नहीं है। अब सबसे पहला जो टेंस है, अपन हेडिंग डालेंगे, आप भी डाल लेना, उसका नाम है प्रेजेंट। स्पेलिंग अच्छी तरीके से लिखना, इंडेफिनिट, NITE, और टेंस को क्या बोलेंगे, टेंस। पहला टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये टेंस है अपना। आप प्रेजेंट का मतलब वर्तमान है या भूतकाल पढ़ रहे हैं? सबसे पहले वर्तमान की बातें पढ़ेंगे, वर्तमान काल की पढ़ेंगे। और जो भी कैसी बातें होंगी, डेफिनेट निश्चित होंगी या इनडेफिनेट अनिश्चित होंगी, अनिश्चित बातें। जिसमें अनिश्चित बातें आती हैं, कोई निश्चित नहीं होता है, ऐसी बातें अपन इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रत्येक टेंस को पढ़ने के लिए देखो, अपन को इतनी बातें पढ़नी पड़ेंगी। एक सिंपल से रूल में प्रत्येक टेंस की तो आपको पहचान आनी चाहिए, दूसरा उस टेंस की आपको सहायक क्रिया आनी चाहिए। सहायक क्रिया जिसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ये आपको आनी चाहिए। तीसरी आपको मुख्य क्रिया जिसको अपन बोलते हैं मेन वर्ब, आपको मेन वर्ब आनी चाहिए। फिर चौथी चीज होती है साधारण वाक्य। हर टेंस में इतनी बातें अपन को पढ़नी है, साधारण वाक्य। फिर पांचवी चीज है नकारात्मक, जिसको बोलते हैं नेगेटिव, नकारात्मक वाक्य। और 6 नंबर पे आती है, वो है आपका प्रश्नवाचक वाक्य। ये भी 2 प्रकार का होता है, हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू होता है और एक WH से शुरू होता है। तो आप प्रत्येक टेंस के अंदर अपन को 6 चीजें आपको याद रखनी है। इनको आप क्या करें, इनको भी आप नोट डाउन कर लें और याद करें। हो गया, नोट डाउन हो गया होगा। अब इसके बाद में देखो, मैं आपको समझाता हूं। इसमें सबसे पहले पहचान, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, टीचिंग करवा रहा हूं, तो आपको पता है मेरी शकल का, मेरी पहचान का कि वो सर ऐसे हैं, चश्मा लगाते हैं, इस तरीके से पढ़ाते हैं, ऐसे बोलते हैं, तो आप तुरंत पहचान जाओगे, ये तो वो सर हैं। तो हर टेंस की कुछ न कुछ पहचान होती है, बिना पहचान के आप समझ नहीं पाओगे, तो पहचान जरूरी होती है। तो पहचान कैसे पहचानते हैं? अब इसमें कोई शकल सूरत थोड़ी आती है इसकी पहचानने के लिए, इसमें वाक्य को पहचानना पड़ता है, वाक्य के शब्दों को देखना पड़ता है, वाक्य के शुरू में देखना पड़ेगा या अंत में देखना पड़ेगा। ये बातें हम यहाँ पर लिखेंगे, तो वो किसमें आ जाएगी, आपकी पहचान में। दूसरा सहायक क्रिया भी मैं बताऊंगा। अब मैं आपको डायरेक्टली लिखा देता हूँ, ये लिख लीजिए इसको। पहचान में क्या आता है, सबसे पहले अपन लिखेंगे कि हिंदी वाक्यों के अंत में, क्योंकि बनाएंगे क्या, हिंदी से क्या बनाएंगे, अंग्रेजी, तो पहले हिंदी का तो वाक्य आएगा,
तो हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के शुरू में नहीं है, कहीं तुम शुरू में देखने लग जाओ, आपको अंत में देखना है। अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं इत्यादि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। जैसे, जैसे और लिख लो इसमें, जैसे मोहन एक किताब पढ़ता है। मोहन क्या करता है? आप बताओ, ये जो वाक्य लिखा है मैंने, अंग्रेजी का लिखा है या हिंदी का? हिंदी का। पहचानेंगे किससे? शब्दों से। तो मैंने एक बात लिखी है कि हिंदी वाक्यों के अंत में, ये एक हिंदी का वाक्य है, इसके अंत में देखेंगे। अंत में देखो तो अंत बेटे ये मौन वाला है अंत या फिर ये लास्ट वाला है? शब्द बताओ। लास्ट वाला है ना, तो लास्ट वाले में क्या है? ता है। देखो उनमें से मिल गया कौन सा भी? ता है। ठीक है ना? आप तो शॉर्ट में इतना याद रखो बस, तय प्लस है। अब तय में कोई सी भी मात्रा लग सकती है बस, जैसे ती है, ते है, ता हूं, इस तरीके से। आप तो तय प्लस है शब्द याद रखो शॉर्ट में, बस आगे याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ता है आ गया, तो इसका मतलब कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, ये आपका पहचान हो गई किस शब्द से हुई? लास्ट वाले से, अंतिम शब्द से जो अंत में था। अब दूसरा लिखिए सहायक क्रिया। देखो बेटे, सहायक क्रिया, इसमें सहायक क्रिया हेल्प, जिसको कि दूसरे शब्दों में कहें तो क्या बोलते हैं बच्चों? हेल्पिंग वर्ब। अरे हर टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी भैया, इसमें मिलेगी। 12 टेंस पढ़ेंगे, 12 टेंस में किसी में 1 मिलेगी, किसी में 2 मिलेंगी और किसी में 3 भी मिलेंगे आपको हेल्पिंग वर्ब। तो भैया इस टेंस में कितनी हेल्पिंग वर्ब है बताओ जरा? 2। एक तो डू तथा दूसरी बता दो 10। क्लियर है क्या? अब ये क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो अकेली नहीं रहती हैं, इनको डर लगता है बेचारों को। ठीक है, तो ये किसके साथ रहती हैं? सब्जेक्ट के साथ। या तो ही होगा या सी होगा, या तो ही होगा या सी होगा या इट होगा या कोई नेम होगा या कोई सिंगुलर नंबर होगा जिसको हिंदी बोलते हैं एकवचन होगा, तो उसके साथ में तो कौन रहती है? 10। गिन लो कितनी हो गए? 1 2 3 4 5। 5 के साथ तो कौन रहती है? और 5 और रह गए अपने पास। देखो आई, वी, यू, दे, बहुवचन। अरे इनके साथ कौन रहती है? डू। अब अपन यूं कहेंगे कि अरे डज तू ऐसे कर, आई, वी, यू, दे बहुवचन के साथ रह जा, तो डज नहीं रहेगा। तो कहता है नहीं 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 भैया, मेरे को नहीं रखेंगे, डज यहाँ नहीं रह सकता, डू इधर नहीं रह सकता, ये फिक्स है बेटा। इसके साथ तो ये रहेंगे और इसके साथ कौन से रहेंगे? ये विशेष ध्यान रखना। लेकिन ये डू डज ऐसी होती है, ये टेंस ऐसा होता है कि साधारण वाक्यों में इनका प्रयोग नहीं होता है। एक नियम लिख सकते हैं अपन यहाँ पर कि साधारण, नोट लगा के लिख सकते हैं यहाँ पर, नॉट साधारण वाक्यों में डू डज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं होता है। होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। अरे तो फिर इनका प्रयोग होता कहाँ है? इनका प्रयोग लिख लो इसको, इनका प्रयोग केवल इसमें होता है बताओ? प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक वाक्यों में ही होता है, ये आपको ध्यान देना है।
ठीक है, इनका प्रयोग प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक वाक्यों में ही होता है। आप भी इसको लिख लें, नोट डाउन करें। ये आपको लिखा है। ये क्या थे, इंपोर्टेंट थे। साधारण वाक्यों में डूडल्स का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं होता है, इनका प्रयोग केवल प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक वाक्यों में ही होता है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। आपकी 6 चीज बताई थी मैंने, 6 में से 2 कंप्लीट हो गई हैं। हेल्पिंग वर्ब तक मैंने कंप्लीट करवा दिया। देखो अब तीसरी चीज आप बताओ, 6 में से तीसरी कौन सी आएगी बताओ? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया को किसमें बांटा था अपन ने? फॉर्म के रूप में बांटा था ना भाई। आप देखो तीसरा है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया ये बोला था मैंने, और मुख्य क्रिया को फॉर्म के रूप में अपन ने बांटा था। और मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म चाहिए इसमें वर्ब की बताओ? शॉर्ट में लिखा है बी फर्स्ट। अरे जरूरत पड़े तो भैया इसमें एक चीज और जुड़ेगी, एस या यस। ठीक है, आप देखिए एस या यस लगेगा। अब कब लगेगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप इतना लिख लो। चौथा है इसमें मुख्य क्रिया के बाद में आएगा साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस। साधारण वाक्य, साधारण वाक्य जिसको सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। साधारण वाक्य की रचना का सूत्र भी आप लिख लीजिए। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आती है एस या एस। इस डंडे का मतलब होता है ऑब्लिक, यानी मतलब या तो ये आएगा ये आएगा, दोनों में से एक आएगा। और इसका मतलब है जोड़ो तो जोड़ो, नहीं तो मत जोड़ो। ये अपने आप कर्ता से पता लग जाएगा जोड़ना है या नहीं जोड़ना है। फिर आपका आएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में आता है अदर। क्लियर है? इसके बाद में आता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। ठीक है, इसको सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। सिंपल या अफर्मेटिव बोल सकते हैं, सिंपल सेंटेंस बोल सकते हैं इसको बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे इसको। इसका फॉर्मूला है, ये सिंपल का फॉर्मूला है। मैंने कहा था फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अपन को चलता। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद ही बताओ क्या है? 2 हेल्पिंग वर्ब होंगी। कौन कौन सी है? एक तो डू तथा दूसरी, अरे नेगेटिव बनाना है, नहीं का प्रयोग करना है तो एक शब्द काम में आता है अंग्रेजी में, नॉट। फिर क्या आएगा? वर्ब की। अरे फिर क्या आएगा बच्चों? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में बोल दो अदर वर्ड। ये नेगेटिव हो गया। फिर आ गया आपका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव इसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अरे भाई हिंदी में बोलेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। अरे एक तो क्या से शुरू होगा, हिंदी में क्या से शुरू हो तो उसको बना देना सहायक क्रिया से। ये सूत्र काम में आएगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में होगा आपका साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब याद रखना, देखो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे है यस, यहाँ पे केवल फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे केवल फर्स्ट फॉर्म। यहाँ डू डज का प्रयोग नहीं है, देख लो इसमें डू डज का प्रयोग है और इसमें डू डज का प्रयोग है। तो याद रखना डू डज का प्रयोग केवल नेगेटिव में होता है और इंट्रोगेटिव में होता है। ये आपको मैंने पहले लिखा दिया था। और दूसरा है आपका WH हाउ। WH हाउ शब्दों वाले, उसके बाद में आएगा डू डज के बाद में आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा अदर वर्ड। ठीक है, इस तरीके से आप इनको नोट डाउन कर लें। और नोट डाउन करने के बाद में आपको इसका डू डज का प्रयोग, ये डू डज से वाक्य प्रारंभ होते हैं, ये सेंटेंस बताए जाएंगे, WH हाउ से प्रारंभ होंगे, उनको हम बताएंगे। इतने आप नोट डाउन कीजिए। हाँ, तो इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूज लग रहा होगा कि सर क्या से कौन से प्रश्नों को बनाना है। तो प्रश्नवाचक वाक्य के मैं 2 रूल लिखाऊंगा, केवल 2 रूल लिखाऊंगा, वो लिख लीजिए आप। केवल प्रश्नवाचक वाक्यों के 2 रूल लिखाऊंगा, आप उनको लिख लीजिए। प्रश्नवाचक वाक्य से संबंधित, प्रश्नवाचक वाक्य इनसे संबंधित आपको
दो रूल हैं। फर्स्ट रूल, ये बताता हूं आपको नियम, इसको लिख लो बेटा। यदि प्रश्न हिंदी में, यदि प्रश्न हिंदी में क्या शब्द से शुरू हो तो उनकी अंग्रेजी प्राय उसी टेंस की सहायक क्रिया से शुरू करते हैं। फिर दूसरा नियम और लिख लो कि डबल हाउ से कौन से प्रश्न शुरू करेंगे, तो इसके बारे में भी लिख लो। जब हिंदी वाक्य के, ये तो हिंदी वाक्य के शुरू में क्या हो तो उस टेंस की साइक्रिया से अंग्रेजी बना दो। और जब हिंदी वाक्यों के बीच में क्या, कब, क्यों, कहां, कितना, कितनी, कितने इत्यादि, कौन सा भी लिख लो, कौन सा, कौन सी, कौन से, कैसे इत्यादि शब्द आए, इत्यादि प्रश्न सूचक शब्द आए, प्रश्न सूचक शब्द आए तो उनकी अंग्रेजी प्राय WH हाउ शब्दों से ही बनाते हैं, ये बात लिखी है मैंने प्रश्नवाचक वाक्यों की। अब एक बात और लिख लीजिए, WH हाउ शब्द निम्न है। अरे WH, इसमें WH आ जाए, हाउ जिसमें हाउ शब्द आ जाए। आप जैसे कौन कौन से हैं, जैसे मैंने लिखा वाट मानी क्या, अब इसमें WH आ रहा है, देखो वाट, व्हेन, कब, विच, कौन सा, कौन सी, कौन सा, कौन सी, कौन से, ये आएगा वेयर, कहाँ, हूँ, कौन, आप लिखो बेटा हाउ। और देख लो इसमें वाट आ गया, बहन आ गया, भाई और लिखो बेटा भाई मानी क्यों, हाउ वाले और लिख लो, हाउ मानी कैसे, हाउ मैनी कितना, कितनी, कितने, संख्या ज्ञात करने के लिए, संख्या दर्शाता है ये। हाउ मच मात्रा दर्शाता है, हाउ मच ये भी कितना, कितनी, कितना होता है, कितना, कितनी, कितने, ये मात्रा बताता है, मात्रा ज्ञात करने के लिए। किस चीज की मात्रा ज्ञात करने के लिए, हाउ फार कितनी दूर, दूरी ज्ञात करने के लिए, हाउ ओल्ड कितनी उम्र,
कितनी उम्र, हाउ लॉन्ग कितना समय, कितना समय इत्यादि शब्द होते हैं जिनमें हाउ आता है। देखो हाउ आ रहा है इसमें, देखो ये हाउ आ रहा है, हाउ आ रहा है, इसमें WH आ रहा है, देखो तो इनको बोलते हैं अपन WH हाउ। ये वाक्य के बीच में आते हैं तब तो अंग्रेजी WH हाउ से बनेगी। देखो ये ना कौन सा, कौन सी, कौन से, कब, क्यों, कहा, ये वाक्य बीच में आते हैं तब तो अंग्रेजी WH हाउ से बनाना, और शुरू में क्या आ जाए तो अंग्रेजी बनाना सहायक क्रिया से। तो ये शब्द आपको याद रखने हैं। इसके साथ एक लास्ट एंड फाइनल नियम और है आपका, वो और लिख लीजिए। कभी कभी एक समस्या आती है, बालक यूं कहते हैं कि साहब एक प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य भी होता है, प्रश्नवाचक तो होता है साथ में नेगेटिव भी होता है, तो उसको बनाते समय अपन क्या करेंगे, उसके लिए लिख लो जब वाक्य प्रश्नवाचक नकारात्मक हो तो नोट का प्रयोग प्राय कर्ता के बाद में ही करते हैं। ठीक है, इस तरीके से इनको आप नोट डाउन कर लें। शेष जो भी होगा, अगले जो सेंटेंस होंगे वो अपने होंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।